जो जंग का मामला है वो भी कुछ ऐसा ही है कहीं दरमियान में। ईद के बाद हम समझ रहे थे कट्टा कट्टी निकल जाएगा, लेकिन समझ नहीं आ रही कि इस मामले में बन क्या रहा है। प्रेडिक्शंस अपनी जगह पर मौजूद हैं और ज़ाहिर है वो भी 50-50 हैं। बट जैसे ही कल हमारा शो रिकॉर्ड हुआ सेठी साहब, तो उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का एक ऐसा ऐलान सामने आया जो खबरों की जीनत बन गया और सब ने ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर इसे नशर किया। वो ये कि वो ब्लॉकेड यानी नाकाबंदी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ख़त्म करने जा रहे हैं। और ज़ाहिर है आपने प्रेडिक्ट किया था कि इधर से वो पीछे हटेंगे तो इधर से ये पीछे हटेंगे, साइमल्टेनियसली एक दूसरे को देखते हुए स्टेप्स लिए जाएंगे। फिर इसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैं सिचुएशन रूम जा रहा हूँ और एक मीटिंग के बाद मैं इस पर फाइनल डिसीजन लेने जा रहा हूँ, लेकिन वो हो ना सका। उन्होंने पहले ऐसा ऐलान क्यों किया कि मैं फैसला लेने जा रहा हूँ और फिर सिचुएशन रूम के बाद कुछ हो क्यों ना सका? आपको याद होगा मैंने क्या कहा था? किस बारे? इसी बारे में मैंने ये आपसे कहा था कि ये मामला भी चलेगा, ये टाइम गेन कर रहा है, इसके ऊपर बड़ा प्रेशर है जी। और ये एक इसराइल की तरफ से प्रेशर है, कांग्रेस की तरफ से प्रेशर है, अपनी पार्टी की तरफ से प्रेशर है। अच्छा। और ये डरता है कि मैं ऐसा फैसला ना कर लूँ जिसके साथ फिर ये सब यही कहेंगे मेरी शिकस्त हो गई है। तो ये हाथ पैर मार रहा है और कोई जल्दी में ये कोई फ़ैसला नहीं करेगा और हर रोज़ अपने फ़ैसले बदलेगा। एक बयान अभी देगा अच्छा सा, फिर नेगेटिव देगा, फिर पॉजिटिव देगा। ये थ्रू आउट ऐसे ही करता रहा। अच्छा। और इसकी ये फ़लसफ़ा है कि जी किसी तरीके के साथ जिसके साथ आप नेगोशिएट कर रहे हैं, ये डील कर रहे हैं, उसको अनसर्टन रखा जाए, उसको पक्की बात उसके साथ ना की जाए ताकि आप ग्राउंड को चेंज करते रहें उस वक्त तक जब आपके हक़ में ना हो बात। तो ये उसकी एक स्ट्रैटेजी है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये तवक्को ना करेंगे, अगर उसने कहा कि कल हो जाएगा तो ये कल हो जाएगा, कल नहीं होगा। सो आई थिंक दैट्स वाई सिचुएशन रूम में भी डिसएग्रीमेंट हुई होगी ना। सिचुएशन रूम में ये फैसला करने गया, फिर वहाँ से ज़रूर इन्होंने मैंने नेतन्याहू से बात की होगी, वो उसका एक और मौक़िफ़ है, वो तो भी जैसे मैंने कल कहा वो कहता है भी और जंग करें जी। तो ये इसका ये ख्याल है कि इसको और मैं खींच सकता हूँ कुछ और ईरान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। और आप देखिएगा कि ईरान भी अब फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि अग्रीमेंट कुछ होती है पाकिस्तान के ज़रिए या कतर के ज़रिए कि जी अच्छा ठीक है ऐसे ठीक है, और फिर ईरान का मौक़िफ़ आता है, फिर ये बदल जाता है। ईरान कहता है हमारा तो अंडरस्टैंडिंग ये थी कि इसका ये मतलब है, वो कहता नहीं मेरा मतलब भी कुछ और था। तो ये एवरी डे वो गोल पोस्ट जो है ना, गोल को शिफ्ट करता रहता है। और दैट इज़ निगोशिएटिंग टैक्टिक कि जब आपने एक चीज़ गोल की तरफ जा रहे हैं और आपको पसंद आई एक बात तो वहाँ आप रुक गए और उसको फिर आपने मौक़िफ़ चेंज करके इधर चले गए, फिर इधर से इधर आ गए, कॉन्स्टेंटली गोल्स को चेंज करके उस वक्त तक जब तक वो आपको सूट ना करे। सो ना नहीं करता और हाँ भी नहीं करता। सो ही प्लेज द गेम। आई थिंक दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग। और इसीलिए ईरान बहुत फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गया। वो कहते हैं हमने ये जिस तरीके से बयान देता है, पहले कहता है जी 95% हो गया, बड़ी अच्छी डील हो रही है, उसके बाद अपना एक उस पर ट्विस्ट दे के अपनी मुझे फैसले में कोई जल्दी नहीं है, मुझे मिड टर्म का कोई खौफ नहीं है एंड ऑल दीस। और फिर ये कि जी मेरा ख्याल है जो हम डील करने जा रहे हैं उसमें ये एग्री कर लिया ईरान। ईरान कहता है हमने तो किया ही नहीं है, आप एग्जैजरेट कर रहे हैं। तो वो उसको सारा वक्त प्रेशर टैक्टिक्स। तो आई थिंक ये ऐसे ही चलेगा। मैंने कुछ अरसे से कह रहा हूँ, कोशिश समझा रहा हूँ कि डील क्या होती है और MOU क्या होता है जी। MOU एक अंडरस्टैंडिंग होती है, कोई डील नहीं होती है। MOU इरादे होते हैं, MOU कमिटमेंट नहीं होती। राइट। अभी आपने देखा जब बेनज़ीर जाती थी बाहर, या हमारे आजकल के लीडर्स बाहर जाते हैं और वहाँ जाके कहते हैं हमने इतने अरब डॉलर्स के MOU साइन कर दिए जी, तो पता चलता है और चूंगा भी नहीं आता। ठीक है ना। तो वो ये दिस इज दैट गेम MOU। इरादे और वादे में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। वादा जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जी, और इरादा जो होता है वो बस इरादा ही होता है, नियत ही होती है, अमल नहीं होता। नियत भी नहीं होती है। पता नहीं उस पर कितनी नियत होती है और कितना ड्रामा होता है। अच्छा। और कितना झूठ होता है। तो वो एक आप समझे एक फॉर्मेलिटी होती है। अच्छा जी तुसी आए होने थे तो कुछ करके जाइए, चलो जी ठीक है, ये भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो वो MOU हो गया। MOU फ्रैंकली आजकल के ज़माने में MOU जो है ना उसकी खास हैसियत नहीं होती जब तक वो ट्रांसलेट ना हो जाए इनटू एक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आयशा बहुत देर लगती है, वकील इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक एक लफ्ज़ और एक एक फुल स्टॉप, एक एक कॉमा के ऊपर लड़ाइयाँ होती हैं। ये लफ्ज़ ने इस्तेमाल करना है, ये करना है, ये क्लॉज को चेंज करें। आम छोटी छोटी चीज़ों में भी जब सेल और परचेज़ की कुछ चीज़ होती है तो उसमें भी
वकील इन्वॉल्व हो जाते हैं, निटी ग्रिटी कुछ चेक करते और ये तो इतने बड़ी चीज़ें होती हैं, यहाँ तो बहुत से छोटे छोटे चीज़। और तुम्हें पता है अमेरिका जो है वहाँ वकालत इज़ अ मेजर सर्विस इंडस्ट्री, वकालत, जी। और सबसे ज़्यादा अमीर लोग भी वहाँ डॉक्टर्स और वकील ही होते वकील हैं। हैं। और तो इसलिए ये अभी कुछ नहीं होने वाला। अभी MOU होगा, बड़ी उस पर शोर शराबा होगा, साथ ही लड़ाई चलती रहेगी, तो उधर इसराइल अपना काम करता रहेगा वहाँ। और आपको पता ना, ईरान तो ये कह रहा है कि वो भी इंक्लूड करो, उसको ख़त्म करो, तो वो तो इसराइल ही ख़त्म करेगा, नहीं तो करेगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई जल्दी डील होने वाली है। MOU हो सकता है हो जाए, ठीक। ठीक, उसके बाद फिर ये भी हो सकता है कि फिर मीटिंग भी हो, कि मुलाकातें हो जाए कि MOU को अब डील में ट्रांसलेट करना है, तो चलो वो बात करें, और वहाँ जाके फिर आप देखिएगा कि अच्छा जी ये बात हुई, ये नहीं अभी तय हुआ, अभी चले गए, अगले हफ्ते आएंगे फिर, या 10 दिन के बाद आएंगे, और फिर इसके ऊपर तवज्जो देंगे, फिर ये करेंगे, इन द मीन वाइल ये होगा, ये होगा। आई थिंक डोनाल्ड ट्रम्प उसको, जैसे कहते हैं, कैन नॉट एक्सेप्ट कि वो हार गया है, उसके लिए मौत है, सियासी मौत है ये एक्सेप्ट करना, और इसलिए वो डील नहीं करना चाह रहा है इस वक्त। ठीक। कहता है मैं करूँगा, फिर उसके बाद कंडीशंस लगा देता है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। और उधर से इसराइल का सख्त प्रेशर है, यूएस लॉबी का बहुत प्रेशर है, और मैं ये क्या क्या के थक गया हूँ कि यहाँ जो प्रोपेगेंडा होता है, ओ जी बस हो गया जी, हो गया जी, डन हो गया जी। ये ख्वाहिश है आपकी, ये अभी कोई डन वन नहीं हुआ। अभी ये इलाके के अंदर बहुत इंस्टेबिलिटी होनी है, इस इलाके के अंदर लड़ाई झगड़े होने हैं, इस इलाके के अंदर नए अलायंसेस बनने हैं, इस इलाके के अंदर अमेरिका और इसराइल की मदाखलत चलेगी, और बहुत आना जाना लेन देन होगी यहाँ, और कोई तवक्को मत करें कि ये शॉर्ट टर्म में कोई स्टेबिलिटी आने वाली है या अमन होने वाला है, नहीं होगा। और ये जो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट है, जिसका सेक्शन 224 ये कहता है कि ये जो अमेरिका और इसराइल का डिफेंस कॉपरेशन होगा, इसमें इंटीग्रेट कर देंगे आर्मीज़ को, मिलिट्री को एक दूसरे के साथ ज़्यादा कनेक्टेड। इजरायली लॉबी के खिलाफ अमेरिका में जो सेंटिमेंट है, ये तो उसके मुकम्मल बरक्स जा रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 60% लोग से ज़्यादा जी अमेरिका के अंदर इसराइल के ख़िलाफ़ हो गए, ठीक, मगर इसराइल का जो इन्फ्लुएंस है वो अवाम में तो है, जो कम होता जा रहा है, मगर उसका जो इन्फ्लुएंस है कांग्रेस के अंदर और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के अंदर और अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़े मीडिया के लोग जो हैं वहाँ वो इसराइली जूज़ हैं, या सपोर्टिंग जूइश लॉबी है। इसी तरीके के साथ जो आर्मामेंट इंडस्ट्री है और AI की इंडस्ट्री है, ऑल द क्रिटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जूइश कैपिटल है, और मैनी ऑफ देम आर ज़ायनिस्ट्स। अच्छा, तो अब ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट, जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट तारीखी तौर पे इज़ फुली इन द कंट्रोल ऑफ द जूइश लॉबी। अच्छा, अब वो उन्होंने ये देखा है कि अवाम ये जेनोसाइड के बाद एक पब्लिक ओपिनियन जो है वो यंगर जनरेशन का वो चेंज हो रहा है अगेंस्ट इसराइल, जिसकी आपने न्यूयॉर्क में देखा, ममदानी की विक्ट्री जो है इज़ अ क्लियर सिग्नल ऑफ दैट। और न्यूयॉर्क के अंदर सबसे ज़्यादा जूज़ हैं कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ अमेरिका। तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं वहाँ, जिसके अंदर बाई पार्टिजन कंसेंसस है, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, उन्होंने ये सोचा है जूइश लॉबी के साथ मिलके कि ये तो गड़बड़ होने जा रही है। अच्छा, ये तो हमारी सारा जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो लिंक्स हैं, वो सारे ख़त्म होने जा रहे हैं, क्योंकि कल को ये शोर पड़ रहा है कि हम इसको इतने पैसे क्यों देते हैं हम इसराइल को, इसराइल को मिलिट्री एड इतनी क्यों जाती है, तो इसके ऊपर सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे, और हमारे ऊपर भी इल्ज़ाम लगना शुरू हो जाएगा कि आप भी जेनोसाइड का हिस्सा हैं। ऑलरेडी लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि फ़लानी कंपनी से आप सामान मत ख़रीदें, वो जूइश ज़ायनिस्ट कंपनी, और वो लोग डिफरेंस करते हैं, कहते हैं जूइश कंपनी ठीक है, ज़ायनिस्ट जूइश जो है वो हमें कबूल नहीं। तो अब ये इस्टेब्लिशमेंट ने मेरा ख्याल है ये APEC के साथ बैठ के ये तय किया है। तो इसका एक और तरीका है ये अपना लिंक को बरकरार रखने के लिए, वो ये है कि अमेरिकन मिलिट्री एंड इजरायली मिलिट्री को लिंक कर दिया जाए, कि जब बजट बनता है अमेरिकन मिलिट्री का डिफेंस बजट, उसके अंदर इजरायली डिफेंस बजट को भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए, ताकि ये एक अमेरिकन लॉ बन जाए इसके। और एक दफ़ा लॉ बन जाता है विच इज़ बाई पार्टिजन, जिसमें दोनों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स जो हैं उसमें ओके करते हैं, फिर उस कानून को चेंज करना मुश्किल हो जाता है।